इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। हमारे देश के वो किसान जो आपने कभी नहीं देखे, हम दिखाएंगे उन किसानों को जो अपनी खेती के हीरो हैं, जिन्होंने शून्य से लेकर पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने तक का सफर तय किया है, जिन्होंने अपनी खेती में नए नए तरीके अपनाए हैं, जो कभी 1 रुपया नहीं कमाते थे वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। हम ऐसे सफल किसानों की कहानी दिखाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। इनसे प्रेरणा लेकर आप भी खेती से कमा सकते हैं लाखों रुपए। तो देखिए उन किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानी प्रगति की राह पर। देखना ना भूलें कार्यक्रम प्रगति की राह पर, हर मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। बरसात में दुधारू पशुओं की कैसे करें सुरक्षा? बरसात में जब पशुओं को हो संक्रमणों का खतरा, कैसे रखें ख्याल? कौन सी बरतें सावधानियां? जानिए देश के मशहूर विशेषज्ञ से। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-1130 और 1800-113061। कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर से लगा हुआ जिला कानपुर देहात है। कानपुर देहात खाद्यान्न के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ मुख्य रूप से धान, गेहूं और सब्जियों की खेती की जाती है। कानपुर देहात के विकास खंड मैथा का मझियार गांव भी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। माया देवी मझियार गांव की रहने वाली हैं। इनकी उम्र लगभग 48 वर्ष है। माया जी के पास 3 बीघा जमीन है, जिसमें वो स्वयं खेती करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर कानपुर देहात से जुड़ने से पहले माया देवी तकनीकी ज्ञान के अभाव में अपनी खेती से अच्छा आर्थिक लाभ नहीं कमा पा रही थी, जिसके कारण उनके दैनिक जीवन में समस्याएं बनी हुई थी। हमारे पास 3 बीघे जमीन है, उसमें मैं थोड़ा सा गेहूँ धान कर लेती हूँ। इसके बाद सारी जो बचता है उसमें सारी सब्जी उगाती हूँ। जब मैं केवीके से नहीं जुड़ी थी तब मेरा परिवार अच्छे ढंग से नहीं चल पा रहा था। कहीं धनिया बोती थी, कहीं चुटुर पुटुर कर लेती थी, उससे मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी। जब मुझे जानकारी हुई तब से हमारा सारा खर्च अच्छे से चलने लगा। साल 2014 में माया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात से गृह वाटिका में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने वैज्ञानिकों के सहयोग से अपने घर के पास 250 वर्ग मीटर की एक गृह वाटिका का निर्माण किया।
इसमें वह सब्जी उत्पादन का कार्य करने लगी। घर में प्रयोग के बाद बची हुई सब्जियां उन्होंने बाजार में बेचना शुरू किया और उससे आर्थिक लाभ भी कमाया। सब्जी उत्पादन में आर्थिक लाभ को देखते हुए उन्होंने अपनी खेती योग्य जमीन पर भी सब्जी उत्पादन शुरू किया और इस कार्य में उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से तकनीकी सलाह ली। सब्जियों में भी उन्होंने सबसे ज्यादा परवल की खेती पर जोर दिया, जिसमें उन्हें एक फसल में लगभग 25,000 रुपए का लाभ हुआ। इसी प्रकार उन्होंने प्याज की खेती पर भी जोर दिया और लगभग 8,000 का लाभ कमाया। इसके अलावा माया देवी मौसमी सब्जियों का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रही हैं। सबसे पहले मैंने गृह वाटिका एक बनाई 1 बिस्वे में। उसमें मैंने गाजर, मूली, पालक, शलगम, चुकंदर यानी सारी चीज़ अपनी सब्जी उपलब्ध की। उससे भी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उससे मैं अपना सारा खर्च चलाती हूँ। हमारा बहुत अच्छे से परिवार चल रहा है। माया देवी न सिर्फ सब्जी उत्पादन का कार्य कर रही हैं, बल्कि पशुपालन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। दुग्ध उत्पादन से माया देवी लगभग 10,000 रुपए सालाना कमा रही हैं। हमारे पास पशु हैं, भैंसें हैं। उससे मैं 15 लीटर दूध निकालती हूँ और वो दूधिया को ना देकर बाजार ले जा कर के अपना स्वयं ही धंधा करती हूँ। उससे हमारा अच्छा पैसा निकलता है। उसी से अपना सारा परिवार का खर्च चलाती हूँ। माया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर के तकनीकी सहयोग से सर्दी के मौसम में मशरूम उत्पादन का भी काम शुरू किया है। सब्जी और पशुपालन से हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब्जी का धंधा किया और हमने अपने बच्चे और बच्चियों की शादी की और अपना घर भी बनवा लिया। इस तरीके से अपना हम परिवार में कल कुशल से रह रहे हैं। माया देवी के पति सुखराम भी उनका खेती और पशुपालन कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। माया देवी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। गांव में उनका मान सम्मान भी बढ़ा है। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हमारे देश के वो किसान जो आपने कभी नहीं देखे। हम दिखाएंगे उन किसानों को जो अपनी खेती के हीरो हैं, जिन्होंने शून्य से लेकर पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने तक का सफर तय किया है, जिन्होंने अपनी खेती में नए नए तरीके अपनाए हैं, जो कभी 1 रुपया नहीं कमाते थे वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। हम ऐसे सफल किसानों की कहानी दिखाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। इनसे प्रेरणा लेकर आप भी खेती से कमा सकते हैं लाखों रुपए। तो देखिए उन किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानी प्रगति की राह पर। देखना ना भूलें कार्यक्रम प्रगति की राह पर, हर मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं मोनालिसा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां लेकर हाजिर होते हैं और इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कर्नाटक की महिलाओं ने केला प्रसंस्करण कर अपनी जिंदगी बदल ली। मिलवाएंगे एक प्रगतिशील महिला किसान से, दलहन तिलहनी फसलों की होगी बात और इसके अलावा जानेंगे राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नैम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम अपने 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। कोरोना महामारी ने हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव किए हैं। खास तौर पर आर्थिक जगत में तो हलचल पैदा करती है। कई लोगों के जहां रोजगार छिन गए हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने रोजगार के नए साधनों को अपनाना शुरू कर दिया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह कर्नाटक की कुछ महिलाओं ने आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ते हुए रोजगार के नए साधन को अपनाया और अपनी जिंदगी बदल ली। ये कहानी उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में रहने वाले किसानों और उनकी गृहिणियों की है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी की चुनौतीपूर्ण समय में केले के आटे से कई तरह के व्यंजन तैयार किए। देखते ही देखते ये व्यंजन लोगों को लुभाने लगे और अब इसका कारोबार तेजी से परवान चढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक भी ये कारनामा पहुंच गया। उन्होंने 25 जुलाई वाले मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया। उन्होंने इसे आय बढ़ाने और घरेलू स्तर पर पोषण सुरक्षा के लिए कृषि उपज के मूल्य वर्धन का एक विशिष्ट उदाहरण माना। लॉकडाउन का समय था और दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी थीं। कारोबार का पहिया रुक जाने की वजह से ज्यादातर लोग मायूसी का शिकार होने लगे थे, लेकिन उत्तर कर्नाटक के एक व्हाट्सएप ग्रुप में इसी मायूसी से एक क्रांति उत्पन्न होने वाली थी। इसकी तुमकुर में रहने वाली एक महिला नयना आनंद ने आलमपुजा कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क से केले का आटा बनाने की तकनीकी जानकारी हासिल की। इसके बाद इन्होंने प्रयोग के तौर पर केले के गुच्छे को मिठाई और नमकीन में बदला। तस्वीरें पोस्ट करते ही ग्रुप में हलचल मच गई। इस व्हाट्सएप ग्रुप से मुख्य रूप से उत्तर कन्नड़ के किसान जुड़े हैं। जल्द ही ये तस्वीरें वायरल हो गईं और इन्हें देखकर दूसरे लोग भी केले से प्रसंस्कृत व्यंजन बनाने की कोशिश करने लगे। किसी भी तरह के कच्चे केले को आटे में बदलने की प्रक्रिया बेहद आसान और सस्ती है। इसमें एक फैंसी उपकरण या एक ड्रायर को छोड़कर किसी खास मशीन की जरूरत नहीं होती। ये तरीका ग्रुप में कई लोगों को पसंद आया और फिर इस आटे से गृहिणियों ने अलग अलग तरह के व्यंजन तैयार करने शुरू कर दिए। साथ ही इन्हें प्रचारित भी करते रहे। आदि के पत्रिका के श्री पादरे को गृहिणियों के इस काम में संभावनाएं दिखाई दी। उन्होंने वेनिला ग्रोसर्स एसोसिएशन की ओर से स्थापित केंद्रीय प्रसंस्करण सुविधा से संपर्क किया। ये सुविधा तीर्थहल्ली के पास कोटेगड्डे में स्थित है। यहाँ उन्होंने गृहिणियों को केले के आटे और स्थानीय किस्मों से बने 50 किलो के प्रसंस्कृत उत्पाद बनाने के लिए राजी किया। इस तरह 50 किलो के प्रसंस्कृत उत्पाद घरों में वितरित किए गए। तिरुचि में स्थित राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ने इन उद्यमी महिलाओं को हर संभव सहायता की पेशकश की। कृषि दर्शन कार्यक्रम में समय है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपको वर्तमान समय में किए जाने वाले समसामयिक कृषि कार्यों की जानकारी देते हैं। तो आइए देखते हैं आज के कृषि कैलेंडर में कि किस तरह से दलहनी फसलों के खेतों में जल निकासी का प्रबंध करें और रोग प्रबंधन के उपाय किस प्रकार करें। खरीफ के दलहनी फसल में वर्षा का पानी जमा न होने दें। फसल में उपयुक्त विधि से जल निकासी की व्यवस्था करें। मूंग, उड़द, लोबिया, अरहर, सोयाबीन की फसलों में फूल आने पर मृदा में नमी बनाए रखें। फसल में नमी बनाने से फूल झड़ते नहीं, मोटे दानेदार और अधिक फलियों वाली उपज भी प्राप्त होगी। दलहनी फसलों में आवश्यकता अनुसार कीट एवं रोग नियंत्रण कार्य करते रहें।
फसल में फली छेदक कीड़े का प्रकोप दिखने पर 600 मिलीलीटर एंडोफल्सकान 34 EC या 300 मिलीलीटर की फलियां आने पर छिड़काव करें। फसल में पानी को खड़ा न होने दें। कीट रोग पनपने पर मोनोक्रोटोफॉस 36 SL को 300 मिलीलीटर पानी में घोलकर छिड़कें। हेलिकोवर्पा की सुंडी की निगरानी के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। अरहर में बुवाई के 45 से 50 दिन तक खरपतवारों की रोकथाम जरूर करें। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए मिलते हैं अब एक सफल किसान से हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। हल्दी एक औषधीय गुणों से भरपूर वनस्पति है। जहां हल्दी का स्थान हमारी रसोई में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहीं धार्मिक रूप से भी इसे शुभ माना जाता है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक सफल महिला किसान ट्रिनिटी सावो से, जो कि मेघालय की रहने वाली है। इन्होंने हल्दी की जैविक खेती की और किस तरह से इन्होंने सफलता हासिल की, आइए देखते हैं। मेघालय जिला पश्चिम जैंतिया हिल्स की रहने वाली आदिवासी महिला किसान ट्रिनिटी सावो हल्दी की खेती करती हैं और महिला किसानों के समूह से जैविक हल्दी की खेती करवाती हैं। उनकी इस पहल से महिला किसानों की आय 3 गुना तक बढ़ चुकी है। यही कारण है कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। त्रिनिति ने 25 महिला किसानों के साथ मिलकर मुलियह गांव में स्पाइस बोर्ड की मदद से हल्दी की खेती की शुरुआत की थी। 4 साल के अंदर 800 किसान मिलकर अब लकडोंग किस्म की हल्दी की खेती कर रही हैं। त्रिनिति के संगठन से 100 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो हल्दी की खेती कर रही हैं। जैविक खेती के विकास में अपने काम के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली सावो ने जैविक खेती के तरीकों के माध्यम से हल्दी के शुद्ध और सबसे शक्तिशाली रूप को विकसित करने के लिए अपने गांव मुलिह मेघालय में लगभग 800 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है।
लकडोंग हल्दी की कहानी गरीब महिलाओं के एक समूह की कहानी है जो खेती के लिए खुद के लिए एक स्थायी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक साथ आती हैं। ये महिलाएं जैविक खेती के तरीकों और पर्यावरण के प्रति समर्पण का पालन करती हैं। हल्दी की लकडोंग किस्म जो कि सैयों और उसके स्वयं सहायता समूह में महिला किसानों में होती है, उसमें करीमुन का 6 से 7.5% तक होता है, जो कि हल्दी का मुख्य घटक है, जो इसे चमकीले पीले रंग और विशिष्ट पृथ्वी सहित अपने नमकीन गुणों को प्रदान करता है। अधिकांश भारतीय खाना पकाने की नींव रखने वाला तीखा स्वाद कर्क्यूमिन एक अत्यधिक बेशकीमती औषधीय मसाला है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और साथ ही कैंसर रोधी गुण होते हैं। मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों में स्वदेशी रूप से उगाए गए लकडोंग हल्दी को व्यावसायिक रूप से बिकने वाली हल्दी में सोने का मानक माना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार लकडोंग हल्दी में कर्क्यूमिन की मात्रा 7% होती है। दवाओं में इसका प्रयोग बहुत होता है। सामान्य हल्दियों की प्रजाति में कर्क्यूमिन की मात्रा 2 से 5% तक ही होती है। आयुर्वेद में हल्दी का उपयोग कई दवाइयों के निर्माण में होता है। हल्दी की गुणवत्ता का आधार इसमें पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ कर्क्यूमिन व वाष्पशील तेल की मात्रा है। सूखी हल्दी या चूर्ण में कर्क्यूमिन की मात्रा 2.6 से 6.6% तक होती है। यदि किसान हल्दी की खेती जैविक तकनीक से करें तो अच्छी उपज के साथ साथ अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। जैविक तकनीक से खेती में लागत बहुत कम आती है। ये भी है कि कम खर्च में किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। त्रिनिति सावो का मानना है कि हल्दी की जैविक खेती कर किसान अपनी आय दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। देश में तिलहनी फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के बारे में हमें जानकारी दी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि आयुक्त डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा ने। आइए देखते हैं। तिलहनी फसलों के बारे में अगर आप देखोगे तो करीब करीब हमारे देश की जो कुल रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो 25 मिलियन टन की है। मतलब 25.5 मिलियन टन हमें खाद्यान्न तेलों की ज़रूरत पड़ती है और उसमें काफ़ी कुछ मात्रा तो आधी मात्रा लगभग जो है हमारे अपने उत्पादन से पूरी हो जाती है। और अगर आप गत वर्ष का आंकड़ा उठा करके देखें, उससे 1 साल पहले का, तो हमारा जो 25 मिलियन टन की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें से 14 मिलियन टन हम बाहर से मंगा रहे थे, जिसमें करीब करीब 70 हज़ार करोड़ हमें खर्च करने पड़ते थे और बाकी 11 मिलियन टन हम खुद उत्पादन करते थे। तो 11 मिलियन टन को हम लोगों ने अब बढ़ा करके उसको 2020-21 का जो आंकड़ा हमारे सामने आया है उसको हम बढ़ा करके 13 मिलियन टन पे ले गए हैं। और उधर से जो हमारा बाहर दूसरे देशों से जो हमें मंगाना पड़ता था, जो पहले 14 मिलियन टन था, वो घट करके अब 13 मिलियन टन हो गया है। तो इससे क्या है कि हम लोगों ने एक जो नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल चलाया, उसका असर दिख रहा है और हम चाहते हैं कि धीरे धीरे ये जो गैप है वो कम होता चला जाए और हमारी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ जाए। तो इसीलिए एक भारत सरकार ने एक नीति बनाई और उसमें जैसे कि मुख्य रूप से 2 सीज़न है, जिसमें खरीफ सीज़न और रबी सीज़न। तो एक जो इसकी कार्यनीति है, इसके लिए खरीफ सीज़न के लिए और रबी सीज़न के लिए अलग अलग रूप से जो है इसकी कार्यनीति बन करके सामने आई और उसका कार्यान्वयन जो है हम लोगों ने उसी प्रकार से किया। तो जो खरीफ का मौसम जो है अभी काफ़ी जगह बिजाई अभी भी चल रही है, तो इसकी कार्यनीति हम लोगों ने पहले ही बना करके लगभग अप्रैल के महीने में सभी राज्यों को सूचित कर दिया गया था कि हमें अपना उत्पादन जो ऑयल सीड क्रॉप है, हमारी तिलहनी फसलें हैं, उनको बढ़ा करके हमें और अधिक आगे तक ले जाना है। तो जहाँ तक हम लोगों के पास जो खरीफ का आंकड़ा था, जब हम लोगों ने ये देखा कि करीब करीब 21.15 मिलियन टन का जो हमारा उत्पादन जो है वो करीब करीब खरीफ फसलों से आता है। ये मैं तिलहन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑयल सीड बीज की बात कर रहा हूँ। ऑयल सीड जो आता है जिससे बाद में तेल निकाला जाता है, उसको हम बढ़ा करके 26.22 मिलियन टन तक ले जाना चाहते हैं। ये हमारी 21-22 की जो कार्यनीति थी वो बनी थी और इस कार्यनीति को हम लोगों ने 95 जो ज़िले हैं विभिन्न राज्यों के, उन ज़िलों में जो है उनका कार्यान्वयन किया, जिसमें हम लोगों ने ये कहा कि अभी क्षेत्र बढ़ाने का हमारे पास स्कोप कम होता है, तो क्षेत्र कहाँ से बढ़ाएं। तो क्षेत्र बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इंटरक्रॉपिंग की एक प्लान भी साथ में लेके आए कि जिससे कि अंतरशस्य खेती हो और बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनके बीच में 2 लाइनों के बीच की जो दूरी है काफ़ी रहती है और वो खाली रह जाती है,
और बिना यूज किए रह जाती है। तो इंटर क्रॉपिंग के लिए जो एक प्लान बनाया कि इंटर क्रॉपिंग के अंतर्गत उस क्षेत्र को जो है हम लोग यूज करें। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे गैर परंपरागत क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है इनका क्षेत्र बढ़ाने की पूरी संभावनाएं हैं, उनको चिन्हित किया गया और पूरी प्लान 95 जिलों में हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कृषि जगत से जुड़ी कुछ और गतिविधियों के बारे में जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। दाल हमारी भारतीय थाली का एक अटूट हिस्सा है। दाल का उत्पादन हमारे देश में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इसकी खपत भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होती है और इसी वजह से दालों के उत्पादन पर काफी जोर दिया जा रहा है। आइए जानते हैं कि दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम दाल 28 राज्यों के 644 जिलों में लागू किया जा रहा है। इसके अलावा ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू हो रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दाल के तहत किसान को क्लस्टर प्रदर्शन, बीज वितरण और उच्च उपज देने वाली किस्मों का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें कृषि उपकरण, कुशल जल बचत उपकरण, पौध संरक्षण के लिए रसायन, पोषक तत्व प्रबंधन, मृदा सुधारक और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को दलहनों के प्रजनक बीज उत्पादन के लिए सहायता दी जाती है। दालों के प्रमाणित बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए 150 बीज हब बनाए गए हैं। अधिसूचित किस्मों के किसानों को दलहन के बीज की मिनी किट का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है और उन्नत नवीनतम पैकेज पर प्रदर्शन का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा दालों की नवीनतम किस्मों के प्रमाणित बीज का उत्पादन करने के लिए केंद्रीय बीज एजेंसियों को सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत 2018-19 और 2019 के दौरान एक नई योजना गन्ने के साथ दालों की इंटरक्रॉपिंग लागू की गई। जिन 12 राज्यों में इसे लागू किया गया है उनमें बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नाम शामिल है। दलहन उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2019-20 में विशेष कार्य योजना लागू की गई। साथ ही 11 राज्यों में लक्ष्यीकरण चावल प्रति क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान दालों के लिए बफर लक्ष्य 19.5 से बढ़ाकर 23 लाख टन कर दिया है। हमारे देश के किसान खेती किसानी के साथ साथ टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं और सरकार की भी यही कोशिश है कि किसानों के लिए ज़रूरी जानकारियां मोबाइल ऐप के ज़रिए उन्हें पहुंचाया जा सके और इसके लिए कई तरह के मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं।
आज हम आपको बताने जा रहे हैं पीएम किसान मोबाइल ऐप के बारे में। आइए देखते हैं क्या है इसकी खासियत और हमारे किसान साथी किस तरह से इस मोबाइल ऐप का लाभ उठा सकते हैं। देश भर में किसानों तक पहुंच को और अधिक व्यापक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। पीएम किसान ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। पीएम किसान ऐप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर आधारित एप्लीकेशन है। किसान मोबाइल ऐप को कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। भारत सरकार ने लघु और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की। सरकार द्वारा पीएम किसान ऐप के तहत कृषि योजनाओं की जानकारियां और लाभार्थियों तक उसकी पहुंच के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इस ऐप में योजना के लिए अनिवार्य स्वपंजीकरण, भुगतान की स्थिति की जांच और आधार के अनुसार नाम में सुधार करने की सुविधा भी उपलब्ध है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन्हीं में से एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक किसानों को इसकी 8 किस्तें मिल चुकी है और बहुत जल्द 9वीं किस्त उनके खातों में पहुंचने वाली है। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किश्त जारी। आज पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किश्त जारी की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के उत्थान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी सराहनीय कदम उठाए हैं। बहुत सी योजनाएं लागू की है। इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना की शुरुआत देश भर के सभी खेतीहर किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करके किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि उनकी कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ साथ घरेलू व्यय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि को 2,000 रुपए की 3 मासिक किस्तों में प्रत्येक चौथे माह किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किया जाता है। ये लघु और सीमांत किसानों की लगभग 1 महीने की आय के बराबर है। पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाते हैं। इस योजना के तहत अब तक किसान परिवारों को 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्मान राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक भव्य समारोह के साथ किया था। ये योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है। लाभार्थियों की पहचान का पूर्ण दायित्व राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों पर है। इस योजना के लिए एक विशेष वेब पोर्टल www.pmkisan.gov.in भी है। लाभार्थियों को वित्तीय लाभ पीएम किसान वेब पोर्टल पर उनके द्वारा तैयार और अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर जारी किए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य तय किया है, उसमें ये योजना काफी मददगार साबित हो रही है। पात्र किसान योजना का लाभ लेने के लिए जिले के नोडल अधिकारी से संपर्क करें। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। अगर इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको पसंद आई और आप दोबारा ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पर्यावरण